हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आओ बच्चों, आज हम पाठ 4 दीवानों की हस्ती प्रश्न अभ्यास कक्षा 8वीं बच्चों कविता से आगे अनुमान और कल्पना और भाषा की बात, ये तो सब भाग लेते हैं प्रश्न के माध्यम से। इस कविता की व्याख्या और सारांश हम जान चुके हैं बच्चों। तो अब पहला प्रश्न लेते हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। तो कविता से का ये बच्चों पहला प्रश्न है। तो हमने व्याख्या में भी पढ़ा था कि कवि जहाँ जाते हैं वहाँ खुशी छा जाती है। तो अब बच्चों इसका उत्तर जानते हैं। कवि का मत है कि जब वह अपने सगे संबंधियों को मिलने आता है तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, सबके जीवन में उल्लास छा जाता है। किंतु जब वह जाने लगता है तो खुशियाँ आंसू बनकर बहने लगती हैं। उसके जाने का दुख होता है, किंतु क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानियों का एक निश्चित मार्ग होता है जिस पर उन्हें अवश्य बढ़ना होता है। तो ये कवि ने पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे इस तरह से दिया है बच्चों। कविता के माध्यम से हमने ये जाना था कि जो मस्त मौला व्यक्ति होते हैं वह जब आते हैं तो खुशियाँ बरसाते हैं और उनके जाने पर लोग दुखी हो जाते हैं। तो ये हमने बच्चों कविता के माध्यम से भी इसका उत्तर जाना था। तो अब बच्चों हमें आगे चलना है दूसरे प्रश्न की ओर। तो हम दीवानों की हस्ती कविता का हम कविता से प्रश्न अभ्यास ले रहे हैं बच्चों। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। अब हमें इसका उत्तर जानना है कि क्या कवि को जीवन में निराशा है जो वह ऐसा कह रहे हैं कि अपने मन पर वह निशानी की तरह या चिन्ह की तरह असफलता को ले जा रहे हैं। तो इस बात में कवि जो है किशोर संकेत कर रहे हैं। तो इसका उत्तर जानने के लिए हमें कविता में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कवि ने दुनिया को स्वार्थी दुनिया माना था कि लोग जो हैं बड़े स्वार्थी हैं। तो आओ अब उत्तर जानते हैं इसका। यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि के लिए यह उसकी असफलता है, इसलिए वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। अतः कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में वह असफल रहा है, ऐसा कवि का यहाँ पे मानना है। तो जिस तरह से वह चाहते थे कि सारी दुनिया उन जैसी बने, केवल वह स्वार्थी ना बने, लेकिन कवि को लगता है कि वह उनके अंदर का भाव नहीं बदल पाए। अपनी तरह वह उन्हें सुख दुख में समभाव ग्रहण करने वाले या परमार्थ का भाव रखने वाले नहीं बना पाए। तो अब बच्चों आगे लेते हैं हम प्रश्न नंबर 3। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। अब बच्चों आपको कौन सी बात ऐसी है जो अच्छी लगी। हो सकता है जो बात मैं कह रही हूँ इस उत्तर के माध्यम से वही बात आपको भी अच्छी लगी हो।
या इससे हटकर कोई और उत्तर भी आप कविता के आधार पर दे सकते हैं बच्चों। तो मैं इसका उत्तर इस तरह से देना चाहूँगी कि मुझे इसमें कौन सी बात अच्छी लगी। कविता में हमें दीवानों की वह बात अच्छी लगी कि जहाँ भी वे जाते हैं अपने साथ मस्ती भरा वातावरण भी ले जाते हैं। वे सुख दुख दोनों को समभाव से सहन करते हैं। मानव के जीवन की मस्ती का यही कारण होता है, इसलिए मस्ती के आलम में जीते हुए अपना प्यार लुटाना दुनिया की सबसे अच्छी बात है। तो ये मुझे तो कविता में ये बात अच्छी लगी कि जो मस्त मौला व्यक्ति होते हैं, जो दीवाने होते हैं, वह सुख और दुख को एक भाव यानी कि समभाव बराबर भाव से ग्रहण करते हैं। सुख आने पर वो ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनाते हैं और दुखी होने पर ज़्यादा रोते चिल्लाते नहीं है। तो मानव जीवन का भी यही उसूल होना चाहिए कि उसे भी सुख और दुख में बराबर का भाव रखना चाहिए। तो ये बात बच्चों मुझे कविता में सबसे अच्छी लगी। अब कविता से आगे हम चलते हैं। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। मस्ती का मतलब है कि हमेशा उछल कूद मचाते रहना, खेलते रहना, तो ये सब मस्ती में आएगा। तो ये कब हानिकारक हो सकती है, तो ये हम आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे इसके बारे में कि यह बात एकदम ठीक है कि जीवन में मस्ती होनी चाहिए। इससे ही जीवन में सुख एवं आनंद की अनुभूति होती है, किंतु यह मस्ती हर समय उचित नहीं होती। परीक्षा के दिनों में यदि हम मस्ती के आलम में डूबे रहेंगे तो परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं हो सकेगी। उस दशा में मस्ती हानिकारक होगी, इसलिए मस्ती भी समय समय पर ही अच्छी लगती है। हाँ, तो बच्चों ये देखो यहाँ पे बात स्पष्ट होगी कि अगर हम परीक्षा के दिनों में भी खेलते रहेंगे, उछल कूद मचाते रहेंगे, तो वह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अब अगला भाग है अनुमान और कल्पना। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई है। तो उत्तर है बच्चों, कविता के विषय को रोचक बनाने के लिए कवि ने विरोधी बातों को एक साथ रखा है। कवि का लक्ष्य रहा होगा कि सुख दुख, खुशी गम, अपना पराया आदि सभी स्थितियों में व्यक्ति समभाव रहकर ही मस्त रह सकता है। फिर देश पर बलिदान होने वाले वीरों की दृष्टि में ऐसी बातें कोई महत्व नहीं रखती, वे सदा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि विरोधी बातें जो कही है वो किस कारण से कही होगी। विरोधी का मतलब होता है जो एक दूसरे का परस्पर विरोध कर रही हो, ऐसी बातें उन्होंने क्यों कही है। तो ये उत्तर के माध्यम से शायद आप जान चुके होंगे। अब भाषा की बात है। संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भर कर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। तो इन शब्दों को हम और किन शब्दों के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, हंसकर और गाकर। तो संतुष्टि का भाव व्यक्त करने वाले कुछ शब्द हैं, प्रसन्न होकर, तृप्त होकर,
परिपूर्ण होकर और मस्त होकर बच्चों।